हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे और साथ ही में स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो क्या खबर है ये हम पहले समझते हैं। कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ये खबर आई है जिसमें कही जा रही है इस कंपनी की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी वारी एनर्जीज, बाजार बंद होने के बाद किया ऐलान। तो देखो दोस्तों, कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ये खबर आई थी। ये खबर है एक न्यू कंपनी के अंदर एक्विजिशन को लेकर। ठीक है, वारी एनर्जीज जो है ये एक दूसरी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद रही है। ठीक है, थोड़ा विस्तार से हम लोग इस चीज के बारे में समझते हैं। ठीक है, यहां पर देखो कही जा रही है देश की दिग्गज सोलार कंपनी वारी एनर्जीज ने एनएल ग्रीन पावर इंडिया, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है EGPIPL, का अधिग्रहण किया है, यानी कि एक्विजिशन किया है इस कंपनी का। ठीक है, कंपनी ने शेयर बाजार को ये जानकारी दी है। EGPIPL यूरोप की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक एनएल ग्रीन पावर डेवलपमेंट SRL की भारतीय शाखा यानी कि इंडियन ब्रांच है। खरीद के लिए कुल रकम 792 करोड़ रुपए तक है। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है एनएल ग्रीन पावर, इसके अंदर कंपनी एक्विजिशन कर रही है। ठीक है, एंड इसकी एक्विजिशन यानी कि इसमें जो हिस्सेदारी कंपनी खरीद रही है, इसकी वैल्यू यहाँ पर बताई जा रही है अप्रोक्सीमेटली 792 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कि बाद में थोड़े बदलाव के साथ तय होगी। बाद में यहाँ पर थोड़े कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, यह सौदा अभी सरकारी मंजूरी पर निर्भर है और अगले 3 महीनों में पूरा होने की संभावना है। ठीक है, तो ये खबर है दोस्तों। खबर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। आगे देखो, यहाँ पर कही जा रही है वारी एनर्जी की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक EGPIPL के पास भारत में लगभग 640 मेगावाट AC, जो कि 760 मेगावाट DC बनता है, बिजली बनाने वाले चालू और निर्माणाधीन सोलार और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं जिनमें दूसरे भागीदारों का भी हिस्सा है, लेकिन मालिकाना हक का बड़ा हिस्सा EGPIPL के पास ही है। यह अधिग्रहण वारी एनर्जीज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कंपनी को अपनी कमाई के तरीकों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर हम अभी के समय में EGPIPL के ऑर्डर बुक की बात करें और यहाँ पर अगर हम इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो 640 मेगावाट AC बताई जा रही है, जो कि DC में अगर हम बात करें तो 760 मेगावाट होती है। ठीक है, तो अभी इनकी इतने कैपेसिटी की प्रोजेक्ट हैं जिनमें से कुछ चल रहे हैं और कुछ जो है वो निर्माणाधीन है। ठीक है, एंड इनमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें दूसरे भी जो कंपनीज हैं वो इंक्लूडेड है, मतलब भागीदार हैं उसमें। ठीक है, लेकिन मालिकाना हक का बड़ा हिस्सा जो है ये EGPIPL के पास ही है। ठीक है, अब देखो इस एक्विजिशन से कंपनी जो है वारी एनर्जीज वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ इनकी जो रेवेन्यू है, इनके जो कमाई के तरीके हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खबर है। इस कंपनी के अंदर एक्विजिशन कर रही है वारी एनर्जीज। ठीक है, और ये खबर कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है, तो मंडे के दिन देखते हैं इस खबर का इम्पैक्ट किस तरीके से स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 74.6 की है, इंडस्ट्री पी 63.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज़्यादा है। अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो मीडियन पी है यहाँ पर 56.8 की। तो मीडियन पी के कंपेरिजन में भी देखा जाए तो स्टॉक की जो पी है ये ज़्यादा है। PG रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर फिलहाल एक्सपेंसिव है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज में ROC ROE इन चीज़ों की बात करें तो बढ़िया है। डेप्ट की बात करें तो 985 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो भी ठीक है, 0.2 की है ओनली। और फ्री कैश फ्लो यहाँ पर 968 की है, बढ़िया है। ठीक है, एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग 64.3%, यहाँ पर प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ठीक है, ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो बढ़िया है। फाइनेंशियल्स भी बढ़िया है। पिछले कुछ सालों में कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है,
लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है तो आपने अपनी पूरी जमा पूंजी यहाँ पर लगा दी है, तो ऐसा करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। ठीक है, ये जो स्टॉक है ये वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप का स्टॉक है, ये ध्यान में रखकर चलना है। देखो मिड कैप है कंपनी, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिस्क जो है ये काफ़ी हाई है। ओवरऑल पूरे वारी ग्रुप की बात करें तो वारी ग्रुप के सभी स्टॉक्स के अंदर हमें रिस्क काफ़ी हाई देखने को मिल जाते हैं। वारी ग्रुप के ऊपर लोगों का जो इंटेंशन होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव तौर पे होता है। क्यों? क्योंकि वारी ग्रुप के जो प्रोमोटर हैं, प्रोमोटर के ऊपर कुछ मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी निगेटिविटी बनी रहती है बाजार में। ठीक है, और इस वजह से इन स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स लगाना रिस्की माना जाता है। ठीक है, काफ़ी वीडियोज में हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया है कि किस प्रकार से रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलना है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स लगाने से बचना है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा एलोकेशन नहीं, मैक्सिमम यहाँ पर 5% का एलोकेशन देकर चलेंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, कुछ दिनों से हमें स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही है। और गिरावट क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म ने, नाम है जिनका कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस स्टॉक के अंदर सेल की रेटिंग दिए एंड टारगेट प्राइस दिए थे 2550 की। ठीक है, और तकरीबन देखो कल की गिरावट के बाद स्टॉक जो है ये लगभग इसी लेवल पर आ चुकी है। 2565 के प्राइस पर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो ब्रोकरेज फर्म की इस प्रकार की रेटिंग एंड टारगेट आने के बाद स्टॉक में हमें काफ़ी सेलिंग देखने को मिली है। बाकी हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पैटर्न बनी हुई है इसे ड्रॉ करके, कि देखो भाई अगर नीचे साइड में ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावटें आ सकती हैं। और यहाँ पर ब्रेकडाउन के प्राइस से अगर हम देखें तो अभी तकरीबन 8-9% तक गिरावट आ चुकी है। और अगर हम पूरे 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक बात करें तो तकरीबन 31-32% तक की गिरावट आ चुकी है। ठीक है, 31-32% की गिरावट आ चुकी है भाई। और यहाँ पर इसलिए हमने कहा था कि हाई के लेवल्स पर बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। अभी वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है और यहाँ पे हाई के लेवल पर है, इधर हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, और उस वक्त बोला भी था कि अभी बाइंग करोगे तो काफ़ी रिस्क होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो ऐसे में आपको काफ़ी लॉसेज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी हमारी ये, जो कि है 2500 की। ठीक है, 2500 की यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये, जब लिस्टिंग हुई थी स्टॉक की उस वक्त की यहाँ पर ये लो की लेवल होगी जो कि है 2300 की। ठीक है, तो ये कुछ दो सपोर्ट के लेवल्स हैं। अगर स्टॉक में रिकवरी हमें देखने को मिलती है, जो न्यूज आई है एक्विजिशन की, इस न्यूज की वजह से, तो फिर यहाँ पर ये जो पहले सपोर्ट बनी हुई थी 2700 की, ये अब रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी अगर कोई अभी यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वो वेट करके चल सकते हैं Q3 का, साथ ही साथ बजट का। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में अगर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है तो स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया रिकवरी के साथ तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर इन दोनों चीज़ों के अंदर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, नेगेटिविटी तौर पे अगर देखने को मिला, तो फिर स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर आप Q3 के कंफर्मेशन एंड बजट की कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेना चाहते हो तो अच्छी बात होगी, थोड़ा सा आप वेट करके चल सकते हो। ठीक है, एंड बाकी यहाँ पर अगर कोई सिर्फ डिस्काउंट्स को देखकर बाइंग के लिए सोच रहे हैं, साइपिज के लिए सोच रहे हैं, तो डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। 31-32% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है स्टॉक में, तो बढ़िया है। एंड सपोर्ट के लेवल पर अगर आप खरीदारी करोगे जो कि है 2500 की, तो और भी बेटर होगा। ठीक है, तो जो जो तरीके हैं बाइंग करने के लिए वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप लोग खरीदारी कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आपने बल्क में यहाँ पर बाइंग कर लिए, तो ऐसा करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। एसआईपी करने के लिए ठीक है। ठीक है, और एक सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करनी है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।